भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र। और आज का हमारा टॉपिक है मनु की परराष्ट्र नीति। मित्रों, मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्षों को महत्व के साथ चित्रित किया है और मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में मंडल सिद्धांत व षाटगुण्य नीति एवं उपायों को सम्मिलित किया है। तो मनु ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में जिस मंडल सिद्धांत को षाटगुण्य नीति एवं उपायों के साथ सम्मिलित किया है, तो आज हम उस मंडल सिद्धांत की चर्चा करेंगे, मंडल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूल आधार यह मान्यता है कि एक सफल शासक को सदैव अपने शत्रुओं की संख्या कम से कम एवं मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप भी माना जा सकता है। कहने का अभिप्राय कि मित्रों की संख्या किसी भी राजा के मित्रों की संख्या मित्र राज्यों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए और शत्रुओं की संख्या कम से कम होनी चाहिए। मनु ने विजिगीषु राजा अर्थात विजय चाहने वाला या सफलता का इच्छुक राजा जो है उसको राज्य मंडल का केंद्रस्थ माना है। राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना व वर्गीकरण विजिगीषु के संदर्भ में ही किए गए हैं। राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं। कौन कौन से? मित्र राज्य, शत्रु राज्य, उदासीन राज्य एवं मध्यम राज्य। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हो उन्हें मनु शत्रु राज्य मानते हैं। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हों उन्हें मनु शत्रु राज्य मानते हैं और ये बिल्कुल तथ्य की बात है, क्योंकि उनके पास पास होने के कारण कोई न कोई सीमा विवाद या किसी प्रकार का विवाद चलता ही रहता है। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य माना गया है। शत्रु राज्य का जो सीमावर्ती राज्य यानी शत्रु का शत्रु मित्र होता है, उसी हिसाब से शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र माना गया है। मनु उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु एवं मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हो उसे मध्यम का नाम प्रदान किया है। ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं शत्रु राज्य से भी मिलती हो मित्र राज्य से भी मिलती हो, तो दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हो, तो उसमें मध्यम का नाम प्रदान किया है। इन सभी राज्यों से भिन्न राज्य को मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया है। यानी ऐसा राज्य जिसकी सीमा न विजिगीषु से मिलती है, न विजिगीषु के शत्रुओं से मिलती है, न मित्र राज्यों से मिलती है, ऐसे राज्य को उदासीन राज्य का नाम दिया गया है। मनुस्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी गई है। विजिगीषु के अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य अरि या शत्रु राज्य माना गया है। विजिगीषु के यानी विजय की इच्छा रखने वाला, जो विजय चाहने वाला या सफलता का इच्छुक जो राजा है, उसका जो राज्य है उसके आगे के भाग का सीमावर्ती राज्य उसका शत्रु माना गया है। और उसके पश्चात मित्र और अरिमित्र यानी शत्रु का मित्र, इस तरह से मित्र माने गए हैं। इसी प्रकार पृष्ठभाग का सीमावर्ती राज्य पार्ष्णिग्राह माना गया है, पीछे का शत्रु माना गया है। उसके पश्चात पीछे का मित्र उसे आक्रांत का नाम और इसी तरह पार्ष्णिग्राह सार एवं आक्रांत सार माने गए हैं। मनु के अनुसार आक्रांत सार मित्र प्रकृति के एवं पार्ष्णिग्राह व पार्ष्णिग्राह सार शत्रु प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम व उदासीन राज्यों को भी राष्ट्र विजिगीषु के अग्रभाग के 4 पृष्ठभाग के एक मध्यम एक उदासीन एवं सम विजिगीषु को मिलाकर 12 सदस्य कहे गए हैं। तो ये 12 सदस्य राज्यों का एक मंडल सिद्धांत की रचना मनु ने की है, जिसमें विजिगीषु के अग्रभाग के 4 पृष्ठभाग के एक मध्यम एक उदासीन राज्य एक स्वयं विजिगीषु, इस तरह से कुल 12 सदस्य कहे गए हैं। मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां बताई गई है। कौन कौन सी? अमात्य, राष्ट्र,
दुर्ग, अर्थ एवं दंड। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित कुल प्रकृति की संख्या 72 यानी 72 मानी गई है, क्योंकि कुल 12 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की 5 प्रकृतियां हैं, तो 12 को 5 से गुणा करते हैं तो 12 पंजा 72 72 जो है। ये मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य के बारे में मनु ने बताया है। मनु ने प्रत्येक राजा का ये कर्तव्य माना है कि वह राज्य की रक्षा एवं हित संवर्धन हेतु राष्ट्रमंडल में शत्रु एवं मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या में उचित अनुपात बनाए रखे। यानी राष्ट्रमंडल में किसी भी राजा के लिए ये अच्छा होगा कि वो अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाए, अपने शत्रुओं की संख्या कम से कम रखे, और कम ज़्यादा यदि हो रहा है तो कम से कम उचित अनुपात तो बनाए रखे। इस विवेचन से यह स्पष्ट है मित्रों कि मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु शासक के समक्ष उसके सीमावर्ती व अन्य निकटवर्ती राज्यों का एक विवेक सम्मत व वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि शासक किसी राज्य विशेष के संबंध में नीति का निर्धारण करते समय ये विचार कर सके कि उसकी नीति की अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रतिपादित नीति के अन्य राज्यों पर संभावित प्रतिक्रिया व दृष्टिकोण के प्रकाश में राज्य अपनी नीति को अधिक व्यावहारिक व उपयोगी बना सकता है। किसी विशिष्ट पक्ष पर किसी राज्य की संभावित नीति व दृष्टिकोण के आकलन के लिए भी मंडल सिद्धांत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। राजा को ये सुझाव भी दिया गया है कि वह संबंधित राज्य के शासक के मंतव्यों मात्र के आधार पर उसकी नीति या दृष्टिकोण का आकलन न करे, अपितु उस राज्य की स्थिति, शक्ति या दृष्टिकोण को निर्धारित या प्रभावित करने वाला समस्त इन पक्षों को मनु ने प्रकृति की संज्ञा दी है, उस पर भी ध्यान दे। कहने का अभिप्राय यही है कि मंडल सिद्धांत का जो निर्माण किया है मनु ने, बहुत ही जो वर्गीकरण किया है, बहुत ही अच्छा वर्गीकरण है उसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जिन राज्यों की सीमाएं मिलती है, परस्पर उनमें तनाव रहता है, उनमें विवाद रहता है, ये आज भी समीचीन है। हम देख सकते हैं हमारे देश के जो पड़ोसियों के साथ, इधर पाकिस्तान के साथ, उधर चाइना के साथ कोई ना कोई विवाद बना रहता है, और हमारे निकटवर्ती हमारे दुश्मन हैं, उनके बाद वाले हमारे मित्र हैं, उनके बाद वाले फिर हमारे शत्रु होते हैं। तो इससे और शत्रु मित्र का मित्र होता है, और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो वर्तमान राजनीति में भी हम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इसको सही एकदम से देख सकते हैं कि किस तरह से मंडल सिद्धांत आज भी सार्थक है, प्रासंगिक है। मनु राजा को बहुत स्पष्टता से ये सलाह देता है मंडल सिद्धांत के माध्यम से, और वो कहता है कि भी किसी भी शासक को किसी राज्य विशेष के संबंध में नीति का निर्धारण करते समय विचार करना चाहिए कि उसकी नीति के अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी किसी देश के प्रति हमारी जो विदेश नीति होती है, तो उसकी प्रतिक्रिया अन्यों पर क्या होगी, अन्य राज्यों पर क्या होगी, ये विचार कर लेना चाहिए पहले। प्रतिपादित नीति के अन्य राज्यों पर संभावित प्रतिक्रिया व दृष्टिकोण के प्रकाश में राज्य अपनी नीति को अधिक व्यवहारिक व उपयोगी बना सकता है। यानी हम किसी दुश्मन देश के प्रति जो अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं, तो उसकी संभावना देखनी चाहिए कि इस प्रकार की विदेश नीति की अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। किसी विशिष्ट पक्ष पर किसी राज्य की संभावित नीति व दृष्टिकोण के आकलन के लिए भी मंडल सिद्धांत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, और राजा को ये सुझाव दिया गया है कि वह संबंधित राज्य के शासक के मंतव्यों मात्र के आधार पर उसकी नीति या दृष्टिकोण का आकलन न करे, अपितु उस राज्य की भौगोलिक स्थिति, उसकी शक्ति या उसकी दृष्टिकोण को निर्धारित और प्रभावित करने वाले समस्त पक्षों पर भी राजा को ध्यान देना चाहिए। तो मंडल सिद्धांत राजा को एक तरह से उसकी विदेश नीति के निर्धारण के लिए सलाह देता है, जो बहुत व्यवहारिक है, आज भी प्रासंगिक है। हमने मनु का बहुत सारे अपने व्याख्यान में अध्ययन किया है, तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रणेताओं में मनु का स्थान महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति जो उनका लिखा हुआ ग्रंथ है, मुख्यतः राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है मित्रों, अतः स्वाभाविक रूप से ग्रंथ में राजनीतिक व्यवस्था को स्वतंत्र महत्व प्रदान करने की अपेक्षा उसे सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था के रूप में चित्रित किया गया है, और इसी का परिणाम ये हुआ है
कि मनु ने राज्य से जुड़े व्यवहारिक पक्षों का चित्रण कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों की तुलना में अधिक विस्तार के साथ नहीं किया है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मनु ने राजनीतिक संस्थाओं के सैद्धांतिक, प्रक्रियात्मक व व्यवहारिक पक्षों को कोई महत्व ही नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है। मनु ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को जो योगदान दिया है वो ये इस तथ्य से स्वतः स्पष्ट है कि मनु ने यूनान में राजनीतिक विचारकों द्वारा राजनीतिक दर्शन के सूत्रपात से भी शताब्दियों पूर्व राज्य की प्रकृति, संप्रभुता, शासन के स्वरूप, राज्य सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता और उसकी विधियों, न्याय व दंड व्यवस्था, परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष, कर प्रणाली तथा राज्य, समाज व व्यक्ति के संबंधों जैसे विषयों का व्यवस्थित विवेचन किया था। बहुत शताब्दियों पहले पश्चिम में जो कुछ हुआ है, राजनीतिक विचारकों ने जो कुछ सूत्रपात किया है, उससे शताब्दियों पूर्व मनु ने यह सब कुछ जो है विषयों का विश्लेषण किया, व्यवस्थित विवेचन किया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों यथा अर्थशास्त्र, महाभारत व शुक्र नीति सार आदि में राज्य के सैद्धांतिक आधार के रूप में दंड नीति का विस्तृत विवेचन किया गया है तथा उसे ज्ञान की एक स्वतंत्र और स्वायत्त शाखा के रूप में चित्रित किया गया है। कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाओं त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी व दंड नीति का विस्तृत विवेचन कर राज्य के अस्तित्व के सैद्धांतिक आधारों को भली भांति स्पष्ट किया है। किंतु मनु ने ज्ञान की शाखाओं का विवेचन ही उल्लेख मात्र किया है। मनु ने दंड नीति अथवा उसके महत्व का भी विवेचन नहीं किया। मनु ने शासक से केवल यह अपेक्षा की है कि वह पारंगत विद्वानों से दंड नीति का ज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ ही अध्ययन व अनुशीलन करे। मनु ने मनुस्मृति में शासन के कार्यों के विषय में जो विवेचन किया है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को स्पष्ट करता हुआ जो विवेचन किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजा की सुरक्षा के कार्य के अतिरिक्त मनु ने अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित का सुपात्रों में वितरण और राज्य की गतिविधियों का सार बताया है। इससे स्पष्ट है कि मनु ने वितरणात्मक न्याय को राज्य का प्रमुख लक्ष्य स्वीकार किया है। हम मनुस्मृति के राजनीतिक एवं सामाजिक दर्शन के विविध आयामों के विवेचन से ये स्पष्ट देख सकते हैं कि मनु ने एक समृद्ध राजनीतिक व सामाजिक दर्शन का प्रतिपादन किया है। मनु के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की प्रभावशीलता, व्यावहारिक उपयोगिता और महत्व इस बात से स्वयं सिद्ध है कि वे आज भी हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अनेक संदर्भों को मनुस्मृति निर्दिष्ट करती है। इसलिए मनु के विचारों का महत्व सार्वभौमिक और शाश्वत है। धन्यवाद।